तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम लॉ। कूलम्स लॉ इसके बारे में इससे पहले की भी लेक्चर्स में हमने आपसे बात की है कूलम लॉ के बारे में। कूलम एक व्यक्ति रहे हैं ऑगस्ट कूलम, जिनकी अपना एक इतिहास रहा है और उन्होंने अपने से पहले वाले जो रिसर्चर्स थे उनसे आगे इस तरह से निकल गए, क्योंकि उन्होंने जो भी रिसर्च किया, एक तो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट का खोज की, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया, बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया जिसको हम टॉर्जनल बैलेंस कहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने उस चीज़ को पब्लिश किया, दुनिया के सामने एक स्ट्रक्चर तरीके से रखा। इसीलिए दुनिया आज भी इस नियम के खोजकर्ता के रूप में कूलम को जानती है। कूलम लॉ कहलाता है। अगर इससे पहले के इनके जो वैज्ञानिक थे, चाहे वो प्रेस्ले रहे हों चाहे वो कैवेंडिश रहे हों, अगर उन दोनों में से किसी ने भी इसी तरह की जागरूकता दिखाई होती जिस तरह की कूलम ने दिखाई, या इस तरह से उनका एक्सपेरिमेंटल अवेयरनेस होती, एक्सपेरिमेंटल उनका हाथ होता, तो शायद आज हम इस लॉ को प्रेस्ले लॉ या हद से हद कैवेंडिश लॉ पढ़ रहे होते। बट स्टिल दिस इज़ द कूलम लॉ एंड दिस इज़ द जीनियसनेस ऑफ कूलम। तो आगे हम बढ़ते हैं कूलम के बारे में। तो कूलम से पहले चार्जों के आपसी व्यवहार के बारे में बातचीत चल रही थी। उससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उससे पहले प्रेस्ले थे, उससे पहले उनके साथ में कैवेंडिश थे और उन सबसे पहले न्यूटन थे। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल लॉ को डेवलप किया तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनके सामने खुद से मोटिवेशन हुआ कि जैसे मास प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वैसे चार्ज भी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। मतलब इस ब्रह्मांड के बनने के दौरान ही किसी बॉडी को मास मिला और उसी के साथ ही उसको चार्ज मिला। तो मास के साथ हमने देखा मास और चार्ज दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। मतलब एक आपस में मतलब कि वो किसी मटेरियल के साथ जुड़ी होती है। तो एक मटेरियल है जिसके पास मास भी होता है, एक मटेरियल जिसके पास चार्ज भी होता है। एक ही मटेरियल के साथ जुड़े होने के बावजूद भी एक कोई सीधा सा रिलेशन नहीं है इनके बीच में। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका चार्ज भी उतना ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से काफ़ी भारी होता है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है। यानी कि किसी पदार्थ के ऊपर मास का होना एक उसका मूल गुण है और चार्ज का होना भी उसका एक मूल गुण है। और यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि अगर पदार्थ का मास, पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उसका चार्ज भी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन केस में साफ साफ हमें दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें तो हमने बाद में जानी, लेकिन फ़िलहाल इस तरह की सोच थी। तो कूलम जो थे उन्होंने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना काम किया। देखते हैं एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है, जरा देखिए। कूलम लॉ इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगेन वर्ड पॉइंट चार्ज आया है। ऐसा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? पॉइंट चार्ज का मतलब होता है चार्जों का ऐसा अरेंजमेंट कि हम उससे इतने दूर हैं या वो इतनी छोटी सी जगह पर रखे गए हैं कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है हम नहीं देख सकते। इतना बिंदु मात्र है कि हम नहीं देख सकते उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप में अगर आप किसी क्लास को इतना, किसी शहर को इतना जूम आउट कर दो कि आपको शहर के अंदर की गलियां नदियां ना दिखाई पड़े, खाली एक डॉट दिखाई पड़े, तो एक तरह से वो पॉइंट चार्ज वाली बात है। हालांकि जब उसको जूम इन करोगे तो आपको वो शहर बड़ा दिखाई पड़ेगा, शहर के अंदर की नदियाँ और पुल ये सब दिखाई पड़ेंगे गूगल मैप पर। बट आप स्थिति सोचो कि आपने उसको इतना जूम आउट कर रखा है कि आपके लिए वो शहर जस्ट एक बिंदु के रूप में दिखाई पड़ रहा है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है बट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। ये सारी चीजें पॉइंट चार्ज के रूप में हम कहते हैं। तो कूलम लॉ इज अ quantitative statement about the force between 2 point charges. Okay, when the linear size of charged bodies are much smaller than the distance separation them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as पॉइंट चार्ज। जरा समझो इस बात को। जैसे अगर हमने कहा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब हमसे कह रहे हैं बताओ भाई ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये पॉइंट चार्ज माना जाएगा। तो आपने कहा इसका रेडियस कितना है, हमने कहा इसकी रेडियस है 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करें, इसके सेंटर से 1 मीटर की दूरी पे चले जाएं और यहाँ पे खड़े हो जाएं। तो इसका इस बॉडी की जो डायमेंशन है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर है। और जिस डिस्टेंस से हम इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो 1 मीटर है। तो सीधे तौर पर आपको दिख रहा है कि इसकी डिस्टेंस d और इसकी रेडियस r में कितने का अंतर है। तो d/r है 1 मीटर बटे 10⁻³ मीटर, यानी 10⁻³ का अंतर है। 10⁻³ मतलब होता है 1000 गुने का। तो जो डायमेंशन है इस बॉल की
और जो डायमेंशन है ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस की, उसमें 1000 गुने का अंतर है। ये बिल्कुल वैसा है कि आप खड़े हो, आप 6 फीट के हो और आपके सामने बिल्डिंग 600 फीट की है। 600 फीट, अगर हम सोचें कि एक मंजिला 10 फीट का होता, सामान्यतः जो घर बनते हैं शहरों में वो एक मंजिल जो होती है वो 10 फीट की होती है, तो 600 फीट का मतलब 60 मंजिला ऊंची बिल्डिंग। तो आप सोचो अगर आप खड़े हो एक 60 मंजिला लंबी बिल्डिंग के सामने और कोई व्यक्ति उस पूरी बिल्डिंग की फ़ोटो खींचना चाह रहा है, वो अब उस बिल्डिंग की फ़ोटो खींचना है तो दूर हटेगा ना, तो पूरी बिल्डिंग 0 फ्लोर से लेकर के 60वें फ्लोर तक अगर एक फ़ोटो में आएगी तो आप उस फोटो में एकदम नन्हे से दिखाई पड़ोगे, ना के बिंदु रूप में। कोई शक्ल भी नहीं पहचान सकता है कि आदमी कौन है जो वहाँ खड़ा है, क्योंकि उसको इतनी दूर जाके देखना था कि वो 60 फीट की 60 मंजिला बिल्डिंग के साथ आपकी फ़ोटो 6 फीट की इज़ निग्लिजिबली स्मॉल। तो बिल्कुल वैसा ही मामला यहाँ पर है कि 1 मिलीमीटर की बॉल है और 1 मीटर दूर से हम देख रहे हैं तो 1000 गुना दूर है, तो उस दूरी की तुलना में ये वही स्थिति होगी जो 60 मंजिला बिल्डिंग की तुलना में आपके 6 फीट की हाइट का है। ऐसा ही कुछ यहाँ का मतलब है। तो यहाँ वे लिखा है द साइज में बी इग्नोर्ड। वाई इग्नोर्ड? अभी मैंने बताया, साइज में बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड टू बी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, Coulomb measured the force between 2 point charges and found that it varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges, बता रहे हैं, and acted along the line joining the two चार्जेस। अच्छा, ये कह रहे हैं इन्होंने अपने इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल ये इनका काम था। तो क्या पाते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसकी वैल्यू Q2 है, इसकी वैल्यू Q1 है, तो इन दोनों के बीच में एक बल लगता है। जो बल लगता है वो Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। अभी हम चार्ज के साइन की बात नहीं कर रहे, कौन प्लस कौन माइनस, अभी सिर्फ इतना कह रहे हैं। जैसा कूलम बताते हैं, पिछले पेपर में देखिए यहाँ लिखा है इनवर्सली स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब है इनका मैग्नीट्यूड, मतलब हम प्लस माइनस साइन नहीं यूज कर रहे हैं। तो उनके प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड फोर्स, ये तो फोर्स प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी r है तो जो फोर्स है 1/r² होती है। ये जो बात है 1/r² होना, ये एक तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक जो इंट्यूशन था ये उसको दिखा रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब अपने साथियों को बताया, प्रेस्ले, कैवेंडिश और उसके बाद कूलम जो उससे मोटिवेट हुए, उनका यही कहना था कि जिस तरह से किसी बॉडी के अंदर मास का गुण होता है और वो जो मास होता है वो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का लॉ क्या है? F=G m1 m2/r²। तो अगर एक बॉडी है मास m1 की, दूसरी बॉडी है मास m2 की, तो उनके बीच की दूरी r है, तो हम कहते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के प्रोडक्ट के और फोर्स प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ये तो न्यूटन के हिसाब की बात है। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का इंट्यूशन था वो ये कह रहा था कि जिस तरह से किसी पदार्थ के अंदर जो मास की प्रॉपर्टी है वो अगर न्यूटन के लॉ को फॉलो करती है, तो उसी बॉडी के अंदर जो ये आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी है ये भी कहीं ना कहीं इसी तरह के लॉ को फॉलो करेगी। लेकिन कैसे इसको सही साबित किया जाए, और उस समय तो फ्लूइड की थ्योरी भी थी। तो जब कूलम ने इस लॉ को बताया तो एक तरह से उन्होंने उस बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचार को समर्थन किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाँ सच में वहाँ पर भी इन्वर्स स्क्वायर नेचर होता है। आगे मैकेनिक्स में आप लोगों ने कैपिलर लॉ पढ़ा होगा और आगे आप पढ़ोगे मैकेनिक्स जब आप आगे इंजीनियरिंग करोगे कि इस तरह के जो फोर्स होते हैं इनको एक खास तरह का फोर्स कहा जाता है जो 1/r² पे डिपेंड करते हैं। इनको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं, इनफाइनाइट रेंज फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक r की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं होगी, f जो है, अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी तब तक फोर्स 0 नहीं होगा। कहने का मतलब है ये न्यूटन का लॉ कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो ऐसी स्थिति में उनके बीच का बल 0 होगा। लेकिन अगर उनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, कुछ फाइनाइट है, तो उनके बीच का फोर्स भी फाइनाइट होगा। इसीलिए हम 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य के
मास की वजह से उसका बल महसूस कर रहे हैं। हम अपने से 14 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा से उसका बल महसूस करते, तभी वो टाइड्स आती हैं जो ज्वार भाटा होता है समुद्रों में। तो इस हिसाब से हम अपने अगल बगल के जितने भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट हैं, गैलेक्सीज हैं जो हमसे कई काफ़ी दूर है, हम उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ फोर्स महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि ये गैलेक्सी, हमारी सबसे नज़दीक गैलेक्सी इतने लाइट ईयर है, तो ठीक है उनके बीच का फोर्स बहुत कम होगा, बट होगा, बिकॉज वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। तो इनफाइनाइट रेंज फोर्स होता है। उस हिसाब से कूलम का लॉ भी ये कहता है कि कोई चार्ज यहाँ रखा है, अगर हमने यहाँ पर उस चार्ज को कुछ भी रगड़ा तो उसका असर चंद्रमा पर भी होगा। बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि शायद कोई मशीन बन ही ना पाए जो उसको नाप पाए, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि उसका असर नहीं होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द चार्ज का फोर्स जो होता है वो इनफाइनाइट रेंज का होता है। तो हम अगर यहाँ पर चार्ज के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इसका असर यहाँ वहाँ चंद्रमा पर हो सकता है, उसके आगे और उसके आगे और उसके आगे सूर्य तक भी उसका असर होता है। अब आप सोचो कि हम यहाँ पे चार्ज को हिला के चंद्रमा को हम अपनी जगह से हिला देंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है बहुत ही कमज़ोर नेचर का है, जो कि आर ज़्यादा है बट स्टिल फोर्स है। तो इनफाइनाइट रेंज की जो प्रॉपर्टी थी ये यहाँ से पता चली। तो कूलम का लॉ इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसने एक तरह का इंटर रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे मास और चार्ज के बारे में। तो जो हम कहते आ रहे हैं किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है मास रखना, किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है चार्ज रखना, तो भले ही अलग अलग मास होने से चार्ज सेम हो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही गुण 1/r² वाले गुण को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है thus if 2 point charges Q1 and Q2 are separated by distance r in vacuum, the magnitude of the force between them is given by this. So F is given by, अब ये दोनों फोर्स जोड़ो तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 mod Q2 by r²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, हम लिख देंगे K की बड़ी कहानी है, K जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी बड़ी कहानी है कि आखिर K कैसे लिखा। और आज हम K नहीं लिखते, आज हम इसकी जगह पे कुछ और लिखते हैं। क्यों लिखते हैं आगे हम लोग बात करेंगे। अब किताब में आगे लिखा है कि हाउ डिड कूलम अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। आखिर कूलम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस नियम तक कैसे पहुँचे। अब देखो यहाँ पर अगर लोगों की माने जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं ये एक पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसको। बट माय पॉइंट इज़ कि जिन लोगों ने इसको लिखा है वो किसी भी लिहाज से मूर्ख नहीं है। उनमें तो उनका जो स्तर है वो नोबेल लॉरेट लेवल का स्तर है, जैसा मैंने बताया जे.बी. नार्लिकर साहब की बात कही। तो आखिर उन लोगों ने इस पैराग्राफ को यहाँ क्यों रखा? क्या उनको ये नहीं अंदाज़ा है कि इसको पढ़ने वाला लड़का, इसका पढ़ने वाले बच्चे 17, 18, 19 साल के होंगे या इस रेंज के होंगे, हो सकता है 16 से 18 साल के बीच के होंगे। तो 16 से 18 साल के बीच के बच्चों को ये पैराग्राफ क्यों लिख के दिया जा रहा है? ये सोच के वो समझ नहीं पाएंगे, या इस सोच के कि ये जानना उनके लिए ज़रूरी है, उनको ये पढ़ना ज़रूरी है। हम ऐसे नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते कि एनसीईआरटी ख़राब है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं रखा है, एनसीईआरटी ये वो करती है। एनसीईआरटी में जो लिखा है, जो डाला गया है वो वेल थॉट ऑफ है, विचारों के बाद इसमें एक एक लाइन लिखी गई है। तो इसको क्यों लिखा गया है इसको समझें, क्योंकि कूलम ने एक्चुअली क्या किया था, कूलम ने टॉर्जनल बैलेंस से क्या किया था, इसको आपको समझना है। क्योंकि कूलम ने ये करके दो प्रॉपर्टी चार्ज की यूज की थी। हमने पढ़ा था कि चार्ज के पास प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, चार्ज एड ऑन होते हैं। और चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी क्या होती है, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज कंजर्व होते हैं, क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं होते। कूलम ने अपना प्रयोग करने के दौरान न केवल कूलम लॉ को खोजा बल्कि उन्होंने चार्ज की इन दोनों गुणों को भी एक तरह से वेरीफाई किया था। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं ताकि हम ये बता सकें कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कूलम ने एडिटिव प्रॉपर्टी और कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी को यूज किया था। तो ये सिर्फ दो प्रॉपर्टी ऐसे एक पेज भरने के लिए या जस्ट नोट्स करने के लिए नहीं है, दे आर जस्ट रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे लिखे हाउ डिड कूलम अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो कूलम यूज्ड अ टॉर्जनल बैलेंस। अब टॉर्जनल बैलेंस के आगे फुटनोट लिखा है कि अ टॉर्जनल बैलेंस इज अ सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर द फोर्स। ठीक है, एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस थी। इट वाज आल्सो यूज्ड लेटर बाय कैवेंडिश। तो वही कैवेंडिश जो
चार्ज के बारे में कूलम से पहले काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना पेपर कभी पब्लिश नहीं किया, अपना काम कभी पब्लिश नहीं किया। उन्होंने जब कूलम को ये एक्सपेरिमेंट करते देखा और ये सारा काम करते देखा, तो उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट का यूज जो कि कूलम ने कूलम लॉ खोजने के लिए किया था, उसको कैवेंडिश ने न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को फिर से प्रूफ करने के लिए भी किया था। तो कैवेंडिश टू मेजर द वेरी फीबल, बहुत ही कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कूलम यूज अ टॉर्जनल बैलेंस फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मेटेलिक स्फीयर। उन्होंने अपने टॉर्जनल बैलेंस में दो मेटेलिक स्फीयर लिए थे। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू स्फीयर इज मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, द चार्ज स्फीयर में बी रिगार्डेड एज द पॉइंट चार्जेस। अगेन उन्होंने जो अपना इंस्ट्रूमेंट लिया था उसमें जो दो स्फीयर लिए थे वो स्फीयर बहुत छोटे छोटे थे, कॉपर के स्फीयर थे, बहुत छोटे छोटे स्फीयर थे, लेकिन उनके बीच में जो डंडिस जुड़ा हुआ था वो डंडी बहुत बड़ी थी। तो समझ लो वैसा ही कुछ था कि एक मिलीमीटर से भी 1 मिलीमीटर जैसे या इसी तरह के छोटे आकार के स्फीयर थे, और एक ठीक ठाक 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबी एक कोई डंडी थी जो कि उस बैलेंस के अंदर बनाई गई थी, ताकि वो पॉइंट चार्ज के रूप में आप मान सको। हाउ एवर द चार्ज ऑन द स्फीयर वर अननोन, कितना चार्ज वहाँ पर डाला गया है ये नहीं मालूम था। सबसे खास बात ये है कि कूलम जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय कूलम नाम की कोई यूनिट ही नहीं थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लोग यूज कर रहे थे, कूलम ने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज की थी, वो तो बाद में उस यूनिट को कूलम कहा गया। तो कूलम के पास एक कोई तरीका नहीं था जिससे वो मान पाएँ कि हमने अपने उस एक्सपेरिमेंट में जो स्फीयर लिया है उस स्फीयर पे कितना चार्ज रखा है, ये वो नहीं नाप सकते थे, नाप नहीं पा रहे थे। ये मतलब उनके पास जब कोई सोर्स ही नहीं थे, उनके पास तरीका ही नहीं था नापने का, तो इसलिए वो उसको नहीं नाप पा रहे थे। लेकिन फिर भी बिना उसको नापे वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन उनको ये मालूम था कि चार्ज की इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मान लो एक स्फीयर है जिस पर कोई चार्ज नहीं, दूसरा स्फीयर इस पर क्यू चार्ज है। जैसे आप इन दोनों को टच कराओगे तो क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि जैसे दोनों टच किए तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों का जो टोटल सम है वो क्यू होना चाहिए। तो क्यू होने चाहिए, इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी चार्ज Q/2 होगा, इसके ऊपर भी चार्ज Q/2 होगा, क्योंकि Q/2 प्लस Q/2 ही Q होता है। तो इसका मतलब है कि इस एडिटिव प्रॉपर्टी को एक तरह से समझ लो सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे दो मेटेलिक वायर बॉल आपस में मिलती हैं, इसका चार्ज आधा आधा दोनों बढ़ जाता है। जैसे आधा आधा बढ़ता है तो ये Q/2 ये Q/2 और दोनों जुड़ गए तो एक कलेक्टिव सिस्टम का टोटल चार्ज Q है। ठीक है, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकते। अगर चार्ज क्रिएट होते अगर मान लो चार्ज क्रिएट होते तो क्या होता, ये चार्ज यहाँ Q था, तुरंत ही जैसे चार्ज टच करते इसका भी चार्ज 2Q हो जाता, इसका भी चार्ज Q हो जाता, ये नए Q चार्ज जनरेट हो जाते। अगर जनरेट हो जाते तो इसका भी Q हो जाता, इसका भी Q हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चार्ज एडिटिव होते हैं और साथ ही साथ चार्ज कंजर्व होते हैं, इसीलिए जैसे इसको टच कराया तो इसका चार्ज Q/2 हो गया, इसका चार्ज Q/2 हो गया, और तुरंत इनको फिर से डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे डिस्कनेक्ट किया तो इसका चार्ज इसके पास आ गया, इसका चार्ज इसके पास हो गया। अगली बार क्या करो, इसका चार्ज हम यहाँ से हटा दें, किसी तरह से इसको हम टच करा दें किसी रॉड से और इसका चार्ज वहाँ से ले लें, कुछ भी करके हमने क्या किया, इसको यहाँ से चार्ज हटा दिया। फिर से टच कराया, जब फिर से टच कराया तो Q/4 हो गया, फिर Q/4 हो गया, फिर से हटाया, फिर कराया तो Q/8 हो गया, Q/8 हो गया। तो इस तरह से तमाम तरह के प्रयोग टच करा के, चार्ज डिस्चार्ज करके, फिर मैग्नेटिक नीडल के पास ले जा करके उसके हिलने डुलने को देख करके वो काफ़ी सलीके से सारा प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा है कूलम कहाँ तक गए थे, स्फीयर चार्ज में बी रिगार्डेड एज द पॉइंट चार्ज। ठीक है, हाउ एवर द चार्जेस ऑन द स्फीयर वर अननोन। ठीक है, टू बिगिन विथ हाउ देन कुड बी डिस्कवर्ड अ रिलेशन लाइक 1.1। तो अब रिलेशन, जब चार्ज नापने का तरीका नहीं था तो कैसे वो इस रिलेशन तक पहुंचे जो हमने ये रिलेशन लिखा है। तो उन्होंने क्या किया, कूलम थॉट ऑफ द फॉलोइंग सिंपल वे। सबसे सिंपल तरीका क्या था, सपोज द चार्ज ऑन अ मेटेलिक स्फीयर इज Q। मान लो एक मेटेलिक स्फीयर पे चार्ज Q है। इफ द स्फीयर इज इन पुट इन कॉन्टेक्ट विद द आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, एक अनचार्ज स्फीयर बिल्कुल वैसा ही जो स्फीयर है, आइडेंटिकल है, उसके साथ रखा गया तो क्या हुआ, द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर। चार्ज दोनों स्फीयर फैल जाएगा, लेकिन बाई सिमेट्री द चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी Q/2। तो चार्ज दोनों जगहों पे फैलेगा, लेकिन दोनों पे अलग अलग Q/2 रहेगा, बिकॉज
एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है Q/2 ही मिलकर के Q होंगे। अब सवाल है क्यों ही क्यों रहेंगे, क्यों नहीं 2Q हो सकते, बिकॉज चार्ज क्रिएट नहीं हो सकते। और Q/2 टोटल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो उनको एडिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ भी सेटिस्फाई करना है, इसीलिए जब दोनों जुड़ेंगे, दोनों मेटेलिक स्फीयर, तो दोनों पर हाफ Q/2 चार्ज आ जाएगा। तो रिपीटिंग द प्रोसेस वी गेट द चार्ज Q/2, Q/4, Q/8। तो कूलम वेरीड द डिस्टेंस ऑफ द फिक्स पेयर ऑफ द चार्जेस एंड मेजर द फोर्स ऑफ डिफरेंट सेपरेशन। फिर इसी तरह से उन्होंने जो दो सिरों पर टॉर्जनल बैलेंस के चार्ज थे उनके बीच की दूरी घटाया बढ़ाया, मतलब बार बार प्रयोग को अलग अलग वेरिएशन के साथ प्रूफ किया। और मैग्नेटिक निडल का चूँकि इसके अंदर जिक्र नहीं है लेकिन उसका भी यूज किया था उन्होंने। और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस उन्होंने दिखाया किस तरह से चार्ज दूरी बढ़ाने से फोर्स बढ़ता है, दूरी घटाने से फोर्स बढ़ता है, दूरी बढ़ाने से फोर्स घटता है, चार्ज का अमाउंट बढ़ाने से फोर्स बढ़ता है, चार्ज का अमाउंट घटाने से फोर्स घटता है। ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर साबित कर पाए थे। तो यहाँ लिखा है कि ही देन वेरीड द चार्ज इन पेयर कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स। तो उन्होंने डिस्टेंस वेरी की, चार्ज वेरी किया, एंड एट डिफरेंट डिस्टेंस कूलम अराइव एट द रिलेशन 1। तो इस रिलेशन पे वो कूलम इस तरह से आते हैं, इस तरह के प्रयोगों के द्वारा। कूलम्स लॉ इज़ अ सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड वाज इनिशियली एक्सपेरिमेंटली अराइव्ड एट इन द मैनर डिस्क्राइब्ड अबव। तो आज ठीक है, हमने इसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटल तरीके से वो इसी तरह से आया था हमारे सामने। वाइल द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश्ड it at the macroscopic scale, it has also been established down to the subatomic level। अब आगे बता रहे हैं कि ठीक है, कूलम ने जब प्रयोग किया था तब तो बड़े से बॉक्स के अंदर वो टॉर्जनल बैलेंस बना के उन्होंने किया था, लेकिन आज की डेट में हम इसको बहुत छोटे लेवल पर भी प्रूफ कर चुके हैं कि हाँ वहाँ पर भी कूलम लॉ काम करता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कहते हैं, तो वहाँ पर भी काम करता है, जो कि एंगस्ट्रॉम रेंज का होता है। कूलम डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। खास बात क्या है कि कूलम ने जब अपना ये लॉ बनाया था तब चार्ज को बिल्कुल बारीकी से कैसे नापते ये उनको आइडिया नहीं था। In fact, it is the other way around. Coulomb law can now be employed to furnish a definition of a unit charge. In the relation 1.1, k is so far arbitrary and we can choose any positive value of k. तो k एक arbitrary तरीके से लिया गया एक value था और हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में द चॉइस ऑफ के डिटरमाइन द साइज ऑफ यूनिट ऑफ charge in SI unit. The value of K is about 9 into 10 to power 9 Newton meter square coulomb square, Newton meter square per coulomb square. The unit of charge that result from this choice is called coulomb, which we defined earlier in section 1.4. उसके पहले जो हम लोगों ने 1 coulomb is the large amount of charge है उसके बारे में बताए थे। Putting this value of K in equation 1.1, we see that for Q1 Q2 is 1 coulomb, R is equal to 1 मीटर। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की बात करें तो हमने K की वैल्यू कितनी निकाली, हमने K की वैल्यू निकाली है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ये रखा है। अच्छा, इसको ऐसे देखो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और यहाँ पे चार्ज है कूलम इंटू कूलम बटे मीटर का स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल कर देगा, कूलम स्क्वायर कूलम कूलम कैंसिल कर देगा, फोर्स कितना होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन। तो हम कहेंगे कि एक कूलम चार्ज कैसे डिफाइन करोगे, तो हम कहेंगे एक कूलम चार्ज वो अमाउंट है जिसको हम अगर हम सोचें कि दो एक एक कूलम के ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 90 करोड़ न्यूटन का बल अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको लगे कि 90 करोड़ न्यूटन कितना बल होता होगा, 90 करोड़ न्यूटन इतना बल होता है कि अगर इतना बल आप पृथ्वी पर लगा दें, मान लो पृथ्वी से बाहर जाएं और पृथ्वी को फुटबॉल की तरह से अगर आप हिट करें तो 90 करोड़ न्यूटन बल से
पृथ्वी अपनी कक्षा से निकल करके, अपनी ऑर्बिट से निकल करके फुटबॉल की तरह उड़ जाएगी। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, बट दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इज वर्किंग एट वेरी टाइनी लेवल। हमारे पास इतना बल हो जाए तो हम पृथ्वी हिला सकते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमसे बहुत 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 गुना कम है, 10⁻³ किलोग्राम है, इसीलिए वो इतना बल होकर के भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन अगर एक एक कूलाम के आपने 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उनके बीच में इतना बल रहता है। ये इसकी परिभाषा है। So that is 1 coulomb is the charge that when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum की बात कर रहे हैं, experience an electric force of repulsion of magnitude of 9 into 10⁹ Newton. So 1 coulomb is evidently too big a unit to be used. In practice, in electrostatic, we use a smaller unit like 1 millicoulomb and 1 coulomb. So this is about the initial theoretical development of coulomb. coulomb के बारे में बहुत शुरुआती जो डिस्कशन है वो हमने किया था। अब हम इसके अगले चरण में चलेंगे और हम इसके अगले चरण में बात करेंगे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में, इसके मैथमेटिकल डेवलपमेंट के बारे में, कैसे हम अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और कैसे हम एक यूनिट पे पहुँचे। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में हम 1/4πε0 कैसे लिखना शुरू कर दिए हैं, ε0 क्या होता है, इसमें वैक्यूम का क्या रोल है। ऐसे कई सारे ज़रूरी सवाल हैं जिनको कि हम अपने अगले वार्ता में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।